नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी में हर महीने धर्मांतरण के 7 केस आए हैं। एक डाटा सामने आया है, वो हम आपको बता रहे हैं। 27 नवंबर 2020 से अब तक 50 केस दर्ज हो चुके हैं। 22 केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 25 की जांच जारी है। सबसे ज्यादा 12 मामले मेरठ जोन से आए हैं। बरेली जोन में 10, गोरखपुर जोन में 7 मामले सामने आए हैं। और एक लब्बो-लुआब ये निकाला गया है कि तकरीबन हर महीने कम से कम 7 लोगों का धर्मांतरण जरूर हुआ है। ये एक बात जो है वो सामने आ रही है। देखिए, यूपी में हर महीने धर्मांतरण के 7 केस तो आए ही आए हैं सामने। एक ये जो आंकड़ा आया है, उसके बाद ये नंबर सामने आए हैं कि किस तरह से धर्मांतरण का खेल प्रदेश में चल रहा है। मेरठ उसमें टॉप पर है। और अगर हम पूरा लब्बो-लुआब जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एक आकलन करेंगे आप, तो कम से कम 7 केस तो रहे ही हैं। लखनऊ से राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने आंकड़े बताया दर्शकों को, हर महीने कम से कम 7 केस तो सामने आए ही हैं। ये आंकड़े जो हैं वो बताइए, और क्या इसमें डिटेल्स हैं और अब किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार आ रही धर्मांतरण की खबरों को देखते हुए योगी सरकार ने बीते नवंबर माह में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाया था। इसके तहत 10 साल की सजा के साथ 25 से 50 हजार तक का आर्थिक दंड लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया था। 27 नवंबर 2020 को इस अध्यादेश के आने के बाद अब लगातार उत्तर प्रदेश में जो अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले हैं उनमें खुलकर शिकायत की जा रही है और औसतन हर माह करीब 7 केस पुलिस थानों में दर्ज कराए जा रहे हैं। अब तक 50 केस दर्ज कराए गए हैं, जिनमें से 22 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, यानी कि जो आरोप हैं वो सही पाए गए हैं पुलिस प्राथमिक रिपोर्ट में। और जो 25 मामले हैं उनमें विवेचना चल रही है। सिर्फ 3 ही ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक जो मामले सामने आए हैं, अवैध धर्मांतरण की शिकायत आई है, उनमें से 95% से भी अधिक मामले सही पाए गए हैं और उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरह से अभी बीते दिनों यूपी एटीएस ने भी उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के करीब 24 से अधिक राज्यों में धर्मांतरण का जो बड़ा खुलासा किया है, उस मामले में अभी जांच चल ही रही है और लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून कड़ा बनाया गया है उसके बाद अब लोग खुलकर शिकायत कर रहे हैं और उस मामले की भी जांच कर उसमें कार्रवाई की जा रही है। ठीक, और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिले से शादी और धर्मांतरण के 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। इसमें रहमान नाम के शख्स ने मुजफ्फरनगर में रहने वाली शादीशुदा एक बच्चे की मां को अपने प्रेम जाल में पहले फंसाया, फिर शादी की, उसका धर्म भी बदलवा दिया। वसीम नाम के एक शख्स ने एक लड़की का धर्मांतरण कराया। अब दोनों महिलाएं परेशान होकर अपने मायके चली गई। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और धर्मांतरण कराने वाले दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक विवादित प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कानपुर की एमबीए की छात्रा का धर्मांतरण कराया। आरोप है कि उनके संपर्क में आने के बाद ही उसका झुकाव इस्लाम की तरफ हुआ। प्रोफेसर ने इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया कि उससे न सिर्फ अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया, बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने परिवार से हमेशा के लिए नाता भी तोड़ दिया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले का एटीएस ने खुलासा किया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और एटीएस सहित तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन अब इसका ताज़ा कनेक्शन संगम नगरी प्रयागराज से भी जुड़ रहा है। दरअसल कानपुर की घाटमपुर की रहने वाली ऋचा, जो कि एमबीए कर चुकी है, वो इनके संपर्क में आई थी और उसने भी धर्म परिवर्तन किया है और वो माहीन अली बन गई है। और जब एटीएस को इस बात का खुलासा हुआ तो उसके परिजनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें मोहम्मद शाहिद, जो कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के जो है वो
प्रोफेसर हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि उनसे प्रेरित होकर वो मुस्लिम धर्म उसने अपनाया है और इन दिनों वो जयपुर में नौकरी कर रही है। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद के उस मकान के बाहर, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। उनके मकान पे ताला लगा हुआ और पड़ोसियों से जो बात हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने गाँव गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन मोहम्मद शाहिद पहले भी विवादों में रहे हैं। इससे पहले जो उनका मामला आया था वो तबलीगी जमात के मामले में उनका नाम आया था और ये कहा गया था कि जिस समय कोरोना का संक्रमण फैला था तबलीगी जमात के तमाम लोग इंडोनेशियाई यहाँ पर आए थे और इंडोनेशियाई जो लोग आए थे उनको मस्जिद में ठहराने और इसके साथ ही साथ कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में उनके ऊपर FIR हुई थी और करीब 1.5 माह तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था और 2 जून को उन्हें जमानत मिली थी और उसके बाद वो रिहा हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से उनका नाम यहाँ पर धर्मांतरण वाले मामले में आया है। अब इस मामले में भी ATS सहित दूसरी जांच एजेंसियों के इस मामले की जांच कर रही हैं। उसके बाद ही इस बात का पता चलेगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन फतेहपुर जिले में नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदू बच्चों को उर्दू अरबी की तालीम दिए जाने की खबर के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति धर्मांतरण का खुलासा करने वाली स्कूल की टीचर रही कल्पना सिंह के घर पहुंची। स्कूल की पूर्व टीचर कल्पना सिंह ने बताया है कि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त शहर के नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पिछले कई सालों से धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम का आना जाना था। वो जब भी मौलानाओं के साथ स्कूल आता था तो प्रबंधक को स्कूल के बच्चों को इस्लामिक तालीम दिए जाने के लिए जोर दिया करता था। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि बहुत गंभीर विषय है जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया है। कहा इस तरह मजहबी उलेमात फैलाने वाले विद्यालयों को बंद किया जाना चाहिए। भारत का संविधान विद्यालयों में किसी भी मजहबी परंपरा को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से उस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है और टीचरों को टार्चर करके उनको निकाल दिया गया, वेतन नहीं दिया गया, ये साफ जाहिर हो रहा है उस विद्यालय में विद्यालय के माध्यम से एक धर्म विशेष की शिक्षा का प्रचार प्रसार और उसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में वो विद्यालय संलिप्त पाया गया, क्योंकि जो पकड़ा गया वो है इनके यहाँ भाषण देने आता रहा है और भाषण देने का मतलब कहीं ना कहीं उसका संबंध है इस विद्यालय से। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। 26 जून तक 3,04,50,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। एक दिन में 5,52,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। साथ ही 5,70,00,000 से ज्यादा लोगों की जांच भी यूपी में हुई है, जो देश में किसी भी राज्य से ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। यूपी में अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने के निर्देश दे दिए हैं। टीकाकरण के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। जुलाई से क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, जिसमें रोजाना 10 से 12 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी के टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले की वजह से यूपी में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 222 नए केस आए, जबकि 169 लोग ठीक होकर घर गए। यूपी का रिकवरी रेट जो है 98.5% पहुंच चुका है। और अब बात करेंगे महामहिम की। तो कानपुर देहात में परौख गांव पहुंचे राष्ट्रपति ने अपने गांव के लोगों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना है, दोस्तों से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बेटियों को शिक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। महामहिम ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अपने लोगों के बीच पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी आप लोग दिल्ली आए राष्ट्रपति भवन जरूर देखें। कार्यक्रम में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल। तो ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति पहुंचते हैं अपने गांव, कुलदेवी की पूजा भी होती है और अपने गांव के लोगों से मिलते हैं। और बेहद खूबसूरत बात वो कहते हैं, बेटियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। उनके साथ मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहीं और तमाम लोगों से संबोधित होते हुए उन्होंने बेटियों की शिक्षा का जिक्र किया और लगे हाथ न्योता भी दिया कि आप दिल्ली आइए और राष्ट्रपति भवन जरूर देखिए। ये बात उन्होंने कही है। कोरोना से सतर्क रहना है, वैक्सीन जरूर लगवाइए, किसी भी तरह की अफवाह का हिस्सा मत बनिए। तो ये जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है
वैक्सीनेशन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कवच की तरह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्वयं तो टीका लगवाएं ही, दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी कहा है कि आप प्रयास करिए कि इस पूरे कानपुर देहात जिले के जो प्रमुख गांव हैं, तहसील स्तर से निचले स्तर पर जाकर के वो वैक्सीनेशन। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूँगा, आप सबसे अनुरोध करूँगा, राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है उसको देखने की। उस विरासत को आप सब देखें। कभी जब भी आने का मौका मिले दिल्ली आने का, राष्ट्रपति भवन देखने की व्यवस्था आप सबके लिए, उसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा कि आप सब लोग राष्ट्रपति भवन को आकर के देखें। तो राष्ट्रपति भवन को आप जरूर आइए दिल्ली तो देखिए। और मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का अपनी इस जन्मभूमि परोख में प्रथम आगमन पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चाहे अपने पैतृक आवास को ग्राम परोख के नागरिकों के लिए मिलन केंद्र के रूप में समर्पित करने का रहा हो, या फिर अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। उन्होंने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबर को भी नकार दिया है। दरअसल आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने गठबंधन को लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया है कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबर को पूरी तरह से खारिज करती है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से ये खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम व बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। ये खबर पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से ये स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी व उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का यह आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। खबर अंबेडकर नगर से है। यहां मारपीट हुई है। आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में लात, घूंसे, लाठी, डंडे सब चला है और इसका वीडियो किसी ने बनाया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। जहांगीरगंज थाना के सुरजावलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो आप देखिए, इसमें महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इस मारपीट में आपको शामिल नजर आएंगे। देखिए, लाठी डंडे हाथ में भी नजर आएंगे आपके, महिलाओं के भी। और देखिए, बुजुर्ग महिला को भी पीटा गया, वो भी देखिए किस तरह से महिलाएं भी आपस में लड़ती हुई नजर आई हैं। जमीन का ये विवाद है। तो ये तस्वीरें अंबेडकर नगर से सामने आई है। बुलंदशहर में भैंसों की दौड़ में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, फायरिंग भी हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो पक्ष के लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ लोग हथियार लेकर भी घूमते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सूखी नहर में बिना इजाजत के भैंसों की दौड़ कराई जा रही थी। मामला बीबीनगर थाने के खैरपुर गांव का है। हालांकि दोनों पक्ष के लोगों ने थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। औरैया में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य के दौरान प्रधान से मारपीट का मामला सामने आया है। मामला एरवा काटरा थाना के बडीन गांव का है, जहां आरोप लगा है कि मनरेगा कार्य के दौरान फर्जी हाजिरी न लगाने पर दबंगों ने प्रधान और उसकी पत्नी की पिटाई कर दी है। पीड़ित प्रधान का आरोप है कि तहरीर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजीवनी